स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुमाऊँ क्लासेस में। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक नई क्लास के साथ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, मतलब बड़े राज्य। इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद हुआ करता था मगध। पौराणिक कथाओं के अनुसार मगध जनपद के संस्थापक बृहद्रथ को माना गया। फिर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश जैसे प्रमुख वंशों ने मगध साम्राज्य में शासन किया। मगध दिन प्रतिदिन शक्ति तथा शौर्य के क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयों को छूता रहा, लेकिन नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के गद्दी पर बैठने के साथ ही साथ उस दौर की दो अनोखी शख्सियतों ने बदलते हालात का फायदा उठाकर उसे अपनी इच्छा के अनुरूप मोड़ा और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ये दो थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु, मंत्री तथा मित्र विष्णुगुप्त चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी नंद वंश के अंतिम शासक या हम कह सकते हैं लालची शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, या हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रणनीतिक भूमिका चाणक्य द्वारा निभाई गई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम सम्राट भी बुलाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म को लेकर भी बहुत सारे मतभेद हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे। मुद्रा राक्षस में इनको वृषल यानी शूद्र बताया गया है, अर्थात नीच कुल का। पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य को मुरा नामक स्त्री से उत्पन्न शूद्र बताया गया है। तो यह वह समय था जब एक शूद्र को सम्राट या राजा नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य एक वीर योद्धा, कुशल सेनानायक थे। इन्होंने देश के अनेक छोटे छोटे राज्यों को एक साथ मिलाया तथा उत्तर और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करके एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के पिता मगध में एक अधिकारी के पद पर तैनात थे, जिन्हें घनानंद द्वारा धोखे से मरवा दिया गया और चंद्रगुप्त मौर्य को देश निकाला दे दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य देश निकाला के बाद तक्षशिला की ओर रवाना हुए। दोस्तों, घनानंद के समय में ही विश्व विजेता सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन सिकंदर की सेना ने मगध की सेना की डर की वजह से ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। तो इस तरह सिकंदर ब्यास नदी से ही वापस लौट गया। इसके बाद बाहरी आक्रमणों से मगध को सचेत करने तथा राज्य लोभ में चूर हो चुके घनानंद को समझाने के लिए चाणक्य घनानंद के दरबार में गए, जहां घनानंद ने क्या करा, चाणक्य को अपमानित करा। और ऐसा भी कहा जाता है कि घनानंद ने चाणक्य को धक्का दिया, जिससे चाणक्य की चोटी खुल गई थी। और चाणक्य ने यह प्रण लिया था कि जब तक वो नंद वंश का खात्मा नहीं कर देंगे तब तक वो अपनी चोटी नहीं बांधेंगे। उसके बाद चाणक्य भी क्या करते हैं, तक्षशिला की ओर चल देते हैं, जहाँ चाणक्य की भेंट चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सामने ये इच्छा रखते हैं कि वो मगध का भावी सम्राट बनना चाहते हैं, और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को ये विश्वास दिलाते हैं कि वो उनको मगध का सम्राट बनाकर रहेंगे। जब 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत की खबर मिली, तब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने जनता को विदेशी हमलावरों के खिलाफ खड़ा किया और तक्षशिला पर कब्जा कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य बीच के सारे इलाके जीतता हुआ मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की तरफ आने लगा और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। मौर्य साम्राज्य अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में कश्मीर तथा काबुल तक फैला हुआ था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, इसीलिए इनको भारत का प्रथम भावी सम्राट भी बुलाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंडोकोटस और एंट्रोकोट्स नामक नामों का प्रयोग भी किया जाता है। नंद वंश का खात्मा करने के बाद और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के बाद चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। इसमें बताया गया था कि राजा को अपना प्रशासन कैसे चलाना चाहिए, यानी राजनीति के बारे में बताया गया था। चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में सप्तांगिक सिद्धांत भी बताए, यानी राजा के पास ऐसे 7 गुण होने जरूरी हैं। सबसे पहला गुण है यानी राजा योग्य होना चाहिए। दूसरा अमात्य, यानी उसकी जो मंत्री परिषद है, मंत्री हैं, वो योग्य होने चाहिए। ठीक है, मंत्रियों को, अमात्य को अगर इसका मीनिंग निकालेंगे तो इसको आँख कहेंगे, आँख। ठीक है, तो राजा की आँख कौन होते हैं? उनके मंत्री लोग होते हैं। तीसरा है जनपद, यानी जो उनकी जनसंख्या है, जो वहाँ के लोग हैं, उनका समर्थन राजा के पास होना चाहिए। चौथा है दुर्ग, यानी फोर्ट। अगर राजा का महल ही सुरक्षित नहीं होगा तो राजा रक्षा कैसे करेगा जनता की? यानी जो राजा का महल है वो सुरक्षित होना चाहिए, यानी दुर्ग। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा है वो है मित्र, यानी जो अगल बगल के जो देश हैं, अगल बगल के जो राज्य हैं, वहाँ राजा की दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वहाँ क्या होनी चाहिए? मित्रवत संबंध होने चाहिए राजा के। उसका छठा था धन, यानी कोष। देखो, बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता है, इसलिए राजा के पास धन भी होना चाहिए उसके कोष में, यानी उसकी तिजोरी में धन भी होना चाहिए। और लास्ट था दंड प्रणाली, यानी न्याय प्रणाली। ठीक है, तो अगर किसी भी राज्य की दंड प्रणाली या न्याय प्रणाली अच्छी होगी तो क्या होगा? वहाँ अपराध कम होंगे। इसलिए ये सब 7 सिद्धांत अर्थशास्त्र में बताए थे चाणक्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दोस्तों, सिकंदर का सेनापति यानी सेल्यूकस निकाटोर, इनने क्या करा था? भारत में पुनः आक्रमण करा था। तो ये आक्रमण हुआ था 305 ईसा पूर्व में। तो इसमें क्या होता है? एक तरफ सेल्यूकस निकाटर होता है और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त मौर्य होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकाटर को हरा देता है, जिसके बाद सेल्यूकस निकाटर अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है। जो सेल्यूकस निकाटर था, इसकी बेटी का नाम था कार्नेलिया, यानी हेलन। तो इनके 2 नाम हैं, कार्नेलिया और हेलन, यानी कार्नेलिया यानी हेलन की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाती है। और सेल्यूकस निकाटर क्या करता है? चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज भी देता है, और दहेज में 4 प्रांत यानी काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, इनके इंग्लिश में नाम है एरिया आराकोसिया, जर्डोसिया और पेरिस्पेनियाई, यानी 4 प्रांत काबुल, कंधार और मकरान, हेरात, ये 4 प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में मिल जाते हैं। और जो सेल्यूकस निकाटर होता है वो वापस यूनान चले जाता है। तो इसके कुछ समय बाद जो सेल्यूकस निकाटर होता है, ये एक राजदूत भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और इस राजदूत का नाम होता है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो होता है वो एक्चुअली, जो मेगास्थनीज होता है ना, इसको जासूस के तौर पर भेजा होता है सेल्यूकस निकाटर ने, लेकिन ये जाता राजदूत बनकर है। उसके बाद मेगास्थनीज जब जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में तो इसकी काफ़ी आवभगत होती है और काफ़ी अच्छा लगता है इसको मगध में। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? मेगास्थनीज एक पुस्तक भी लिखता है, उसका नाम है इंडिका। ठीक है, तो इंडिका एक ऐसी पुस्तक है जो कि मगध की सबसे अच्छी जानकारी देती है। अगर आपको मगध के बारे में सबसे अच्छी जानकारी पढ़नी है मौर्य साम्राज्य के काल में, तो वो पुस्तक आपको मिल सकती है, उस पुस्तक से जानकारी मिल सकती है। उस पुस्तक का नाम है इंडिका, जो कि लिखी है मेगास्थनीज ने। ठीक है, तो मेगास्थनीज जो कि किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकाटोर का राजदूत था, और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक, उसका नाम है इंडिका, जो कि मगध के बारे में सबसे अच्छी जानकारी देती है। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी बातें बताई गई थी। इनकी कुछ बातें मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। जैसे इसमें बताया गया था कि जो राजा होता था यानी सम्राट होता था, यानी इसमें किस सम्राट की बात करी जा रही है? चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब जनता के सामने आते थे तो शोभा यात्रा यानी जश्न बनाया जाता था, और राजा के जो अंगरक्षक होते थे वो सोने चांदी से अलंकृत हाथी में होते थे, यानी हाथी और जो होते थे उनको आभूषण बनाए जाते थे सोने और चांदी से, और उसमें राजा के अंगरक्षक बैठे होते थे। उसके बाद इसमें बताया गया था कि जो सम्राट होता था लगातार 2 रात तक एक ही कमरे में नहीं सोता था, तो काफ़ी मतलब सिक्योरिटी रहती थी उस टाइम पर। ठीक है, उसके बाद इसमें बताया गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो अंगरक्षक थे उसमें महिलाएं भी होती थी जो कि हथियारबंद होती थी। तो ये कुछ बातें थी जो कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में बताई गई थी मौर्य साम्राज्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा जो ली थी वो एक गुरु थे, जैन गुरु, उनका नाम था भद्रबाहु। तो भद्रबाहु जी से
चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने अपना जो अंतिम समय था वो कर्नाटक की एक जगह पड़ती है, उसका नाम है श्रवणबेलगोला, वहाँ पर बिताया था। और 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना विधि का मतलब ये होता है दोस्तों, जब कोई आदमी बीमार पड़ जाता है या बूढ़ा हो जाता है तो वो कुछ दिन पहले ही क्या करता है, खाना पीना छोड़ देता है, उसे कहते हैं संलेखना विधि। तो 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे होते हैं बिंदुसार, वो बनते हैं सम्राट। अगले सम्राट बनते हैं मौर्य साम्राज्य के। जो बिंदुसार होते हैं ये भी काफ़ी प्रतापी राजा होते हैं। इनके भी बहुत सारे नाम मिलते हैं, जैसे इनको अमित्रघात भी कहा जाता है, भद्रसार भी कहा जाता है, सिंहसेन भी कहा जाता है और 16 राज्यों का विजेता भी कहा जाता है। तो ये सब नाम मिलते हैं बिंदुसार के बारे में। जो बिंदुसार थे ना दोस्तों, ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। जैसे इनके जो पिता चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, वैसे ही बिंदुसार ये थे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी, यानी आजीवक संप्रदाय के फॉलोवर थे ये। जो आजीवक संप्रदाय है, इसके जो फाउंडर हैं यानी संस्थापक हैं, वो हैं मखलीपुत्र गोसाल। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिंदुसार के टाइम पर क्या होता है, सीरिया नरेश, यानी सीरिया के एक नरेश होते हैं, उनका नाम होता है एंटीओकस। यानी सीरिया के एक राजा होते हैं, उनका नाम होता है एंटीओकस। तो वो क्या करते हैं, अपना एक राजदूत भेजते हैं बिंदुसार के दरबार में, और उस राजदूत का नाम होता है डायमिकस। जैसे सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, उनका नाम था मेगास्थनीज। वैसे ही सीरियन नरेश एंटीओकस अपना एक राजदूत भेजते हैं बिंदुसार के दरबार में, और उनका नाम होता है डायमिकस। ठीक है, तो जब डायमिकस बिंदुसार के दरबार में पहुंचते हैं तो इनकी भी क्या होती है, काफ़ी आवभगत होती है। तो इसमें बिंदुसार पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, कौन से देश से आए हो, ठीक है, और आपके देश में क्या क्या चीज़ फेमस है। कहते हैं कि हमारे देश में तो मदिरा फेमस है, अंजीर फेमस है और दार्शनिक फेमस है। ये 3 चीज़ें फेमस हैं, मदिरा, अंजीर और दार्शनिक। दार्शनिक मतलब फिलोसफर। उसके बाद क्या करते हैं, जो बिंदुसार होते हैं ये डायमिकस के जरिए एंटीओकस को क्या भेजते हैं, संदेश भेजते हैं कि आप क्या करो, हमें आपके देश से मदिरा भी चाहिए, अंजीर भी चाहिए और दार्शनिक चाहिए। तो जो एंटीओकस होते हैं वो मदिरा और अंजीर के लिए तो मान जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम अपने दार्शनिक कहीं नहीं भेजते हैं, यानी हम शिक्षा का सौदा नहीं करते हैं। तो ये सब बातें हुई थी। डायमिकस जो कि बिंदुसार के दरबार में आए थे, ऐसा कहा जाता है कि ये मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, क्योंकि मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ये आए उनके बेटे के दरबार में, इसलिए इनको मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। अब बिंदुसार के शासनकाल में क्या होता है दोस्तों, तक्षशिला। आपने एक जगह पढ़ी सुनी होगी तक्षशिला। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि तक्षशिला में ही चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की भेंट होती है। दोनों को देश निकाला मिल जाता है और दोनों कहाँ मिलते हैं, तक्षशिला में। फिर तक्षशिला को क्या करते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसके बाद अन्य भारत को जीतते हुए मगध में पहुँचते हैं। तो जो तक्षशिला था, ये बिंदुसार के टाइम पे तक्षशिला में हो जाता है विद्रोह। ठीक है, तो जब यहाँ विद्रोह होता है तो विद्रोह को शांत कराने के लिए सबसे पहले जो बिंदुसार होता है अपने बड़े बेटे को भेजता है, उसका नाम होता है सुसीम। उसके बाद जब सुसीम जो होते हैं ये तक्षशिला में विद्रोह बिल्कुल शांत करा नहीं पाते हैं, उसके बाद भेजा जाता है अशोक को। अब जब अशोक को बुलाया जाता है तो अशोक पहले क्या थे ना, ये अवंती के क्या थे, राज्यपाल थे वहाँ के। ठीक है, यानी अवंती के गवर्नर हुआ करते थे। फिर अवंती से अशोक जाते हैं तक्षशिला में और विद्रोह कर देते हैं शांत। ठीक है, तो यानी अशोक ने क्या करी, अपनी योग्यता प्रकट कर दी कि अगला सम्राट कौन बनेगा, सुसीम नहीं बनेगा, अगला सम्राट कौन बनेगा, अशोक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से अशोक की एंट्री हो जाती है मौर्य साम्राज्य में। तक्षशिला जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, तो उस टाइम पर ऐसी कोई बाउंड्री तो हुआ नहीं करती थी। तो जो तक्षशिला है ये पूरा कश्मीर पूरा एक ही हुआ करता था। ठीक है, तो हम उस टाइम पर कश्मीर कहते थे, लेकिन इस टाइम पर जो तक्षशिला है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, तभी आपने एक बात सुनी होगी, जो श्रीनगर है, श्रीनगर के संस्थापक कौन है, अशोक। ठीक है, श्रीनगर की स्थापना किसने करी है, अशोक ने की है। अशोक जिनका जन्म 304 BC में हुआ था और 269 BC में अशोक सम्राट बन जाते हैं। सम्राट बनने से पहले ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि ये अवंती के राज्यपाल थे। अवंती जो पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है MP में, यानी मध्य प्रदेश में। इनके पिता का नाम बिंदुसार था, माता का नाम था इनकी सुभद्रांगी। एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावतान। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ दिव्यादान में बताया गया है कि इनकी माता कौन थी, सुभद्रांगी थी।
तो अशोक अपने राजा बनने के 8वें वर्ष में, ठीक है, अशोक जैसे ही गद्दी में बैठता है उसके 8वें वर्ष में अशोक कलिंग पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, कलिंग जो पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है दक्षिणी उड़ीसा में। ठीक है, जो कलिंग ऐसा एरिया है जो कि मौर्य साम्राज्य बहुत पहले से जीतना चाह रहा था। मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार हैं, ये कलिंग को जीतना चाह रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन सम्राट जब अशोक राजा बनते हैं तो ये अपने 8वें वर्ष में ही कलिंग पर हमला कर देते हैं। ठीक है, और कलिंग की राजधानी जो है तोसली, उस पर अधिकार कर लेते हैं। और जो कलिंग की लड़ाई होती है ये काफ़ी भयानक लड़ाई होती है। ऐसा कहा जाता है इसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए थे। जब कलिंग पर अधिकार कर लेते हैं अशोक, तो उसके बाद ये मुआयजा करने जाते हैं कि कितनी ज़मीन इन्हें हथियाई है, कितना इनके एरिया है। तो जब ये मुआयना करने जाते हैं युद्ध का, तब ये देखते हैं लाशों को। ठीक है, और जब ये लाशों को देखते हैं, महिलाओं की लाशों को देखते हैं, बच्चों की लाशों को देखते हैं, तब इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है कलिंग के युद्ध से। ठीक है, तो तब अशोक क्या करते हैं, मेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष की नीति अपनाने। ठीक है, यानी मेरी घोष यानी युद्ध की नीति को छोड़कर धम्म घोष की नीति अपनाते हैं। जब अशोक ने उड़ीसा पे यानी कलिंग पर आक्रमण करा था, तो उस टाइम पे कलिंग के राजा थे नंदराज। तो कलिंग के युद्ध में अशोक का जो हृदय परिवर्तन हो जाता है, काफ़ी दुखी हो जाते हैं, काफ़ी भयभीत हो जाते हैं। ये कहते हैं मैंने क्या कर दिया, कितना पाप कर दिया। उसके बाद अशोक क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, एक बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनका नाम होता है निग्रोध। ठीक है, तो उनके प्रवचन ही सुनते हैं, उनके उपदेश ही सुनते हैं, और ये सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँगा, बौद्ध धर्म अपनाऊँगा। उसके बाद ये बौद्ध धर्म अपनाते हैं, और उसके बाद एक बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनका नाम होता है उपगुप्त। ठीक है, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। तो क्या ऐसा कहा जाता है कि जो अशोक थे पहले ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते थे। ठीक है, कहीं कहीं कहा जाता है कि शैव धर्म को ही फॉलो करते थे, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या करा, बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, और बौद्ध धर्म की जो शिक्षा ली थी इनने उपगुप्त से ली थी। उसके बाद जो सम्राट अशोक हैं वो बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, कैसा कहा जाता है कि ये अपने जो 10वां वर्ष होता है, जब ये सम्राट बने होते हैं, उसके 10वें वर्ष में ये बौद्ध गया जाते हैं। 12वें वर्ष में ये निगारी सागर की यात्रा करते हैं, और 20वें वर्ष में ये लुम्बिनी की यात्रा करते हैं। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करा था अशोक ने, तो लगभग 84,000 यानी 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। उसके बाद जो इनके बच्चे होते हैं महेंद्रा और संघमित्रा, ठीक है, इनका पुत्र होता है महेंद्रा और इनकी जो पुत्री होती है संघमित्रा, उनको श्रीलंका भेजते हैं ताकि बौद्ध धर्म का वहाँ भी क्या कर सकें, प्रचार प्रसार कर सकें। ठीक है, आप देखेंगे श्रीलंका में अभी भी क्या है, बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। उसके बाद जब ये श्रीलंका भेजते हैं महेंद्र और संघमित्रा को, उस टाइम पर जो श्रीलंका में क्या होता है, एक वंश होता है सिंगली वंश। तो सिंगली वंश का वहाँ पर शासन होता है। तो सिंगली वंश क्या करता है, आसानी से बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लेता है। सम्राट अशोक के टाइम पर ही क्या होता है दोस्तों, बौद्ध धर्म की तीसरी संगति होती है पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की जो तीसरी संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, वो सम्राट अशोक के टाइम पर हुई थी। उस टाइम पर जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिष्य। अब जो सम्राट अशोक थे ये और धर्म का भी क्या करते थे, आदर करते थे। यानी ये जो धार्मिक सहिष्णु थे काफ़ी। ठीक है, और धर्मों को भी क्या करते थे, आदर करते थे। भले ही इनने क्या करा, पहले ब्राह्मण धर्म था इनका, लेकिन बाद में इनने क्या करा, बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म का ही आदर नहीं करते हैं। उसका क्या प्रमाण मिलता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको पहले बताया था आजीविक संप्रदाय। ठीक है, तो सम्राट अशोक के जो फादर थे यानी बिंदुसार, ठीक है, वो क्या थे, आजीविक संप्रदाय को फॉलो करते थे। ठीक है, और इनके जो दादाजी थे वो जैन धर्म को फॉलो करते थे, और ये किसको कर रहे हैं, बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इनने क्या करा, जो आजीविक संप्रदाय वालों के लिए क्या करा, बिहार में एक पड़ता है बराबर की पहाड़ियाँ, तो बराबर की पहाड़ियों में क्या करा, 4 गुफाओं का निर्माण कराया। ठीक है, ये गुफाएँ कौन कौन सी, जैसे कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। तो ये 4 गुफाएँ अशोक ने क्या बनाई थी, आजीविक संप्रदाय वालों के लिए बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि जो अशोक थे और धर्मों का भी क्या करते थे, आदर सम्मान करते थे। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक मौर्य साम्राज्य। ठीक है, ये हमारी बेसिक जानकारी थी मौर्य साम्राज्य के बारे में। एक वीडियो में और लाऊंगा मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिसमें जो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन है उसको मैं पूरा ढंग से समझा दूँगा। ठीक है, कैसे प्रशासनिक व्यवस्था होती थी, कैसे केंद्रीकृत शासन था, कैसी न्यायपालिका थी इनकी, कैसे शहरों को मैनेज करा जाता था। ठीक है, क्या दंड विधान था। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको पूरा कवर कर दूंगा, प्रशासनिक वाली वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो थी हमारी पूरी, ये बेसिक जानकारी थी मौर्य साम्राज्य के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।